नमस्कार साथियों। तो हम आपके एमए एजुकेशन एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहे थे। वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हम एक और क्वेश्चन उठाए थे सोशियो फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। ओके, हम उसमें सोशल बेसिस ऑफ एजुकेशन को ख़त्म कर लिए हैं कल। आज हम देखेंगे फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। ओके, फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। मेनली फिलोसॉफी को हम 4 ब्रांच में डिवाइड करते हैं। एक होता है उसका आइडियलिज्म, एक होता है नेचुरलिज्म, एक होता है प्राग्मेटिज्म और एक होता है रियलिज्म। ओके, हम उसमें डिटेल में नहीं पढ़ रहे कि नेचुरलिज्म क्या है, आइडियलिज्म क्या है, प्राग्मेटिज्म क्या है या फिर रियलिज्म क्या है। हमको उसको नहीं पढ़ना है। हमको पढ़ना क्या है कि उसी बेसिस पे एजुकेशन में क्या इम्पैक्ट है। ओके, फॉर एग्जांपल मैं आइडियलिज्म के फिलोसफी के बेसिस पे मैं एजुकेशन में क्या कर सकता हूँ, जैसे कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन। समझ रहे हो चीज़ को। हमको उस फिलोसॉफिकल ब्रांचेस नहीं पढ़ना है। अगर उसको पढ़ेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हमको पढ़ना है सिर्फ किसके बारे में, दी आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, उस बेसिस में एजुकेशन में क्या इम्प्लीकेशन है उसी को देखना है। क्लियर हुई पहली बात। ओके, चलो शुरू करते हैं। फिलोसॉफी डिटरमाइन द एम, करिकुलम, टीचिंग मेथड एंड डिसिप्लिन इन एजुकेशन। क्या क्या करता है ये? इट डिटरमाइन द एम, करिकुलम, टीचिंग मेथड एंड डिसिप्लिन इन एजुकेशन। फिलोसॉफी उसके टीचिंग मेथड्स, उसके तरीके, उसके करिकुलम, उसके एम में क्या डिटरमाइन करती है फिलोसॉफी। ओके, मतलब फॉर एग्जांपल हम किस फिलोसॉफी पे किस तरीके से पढ़ाएं उसी को कहा जाता है। देखिए, सबसे पहला है आइडियलिज्म। मैंने आपको पहले से कह दिया है कि फिलोसॉफी को हम 4 ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं: आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्राग्मेटिज्म एंड रियलिज्म। ओके, आइडियलिज्म में आप मान के चलिए एक आइडिया, ओके, एक बिलीफ सिस्टम काम करता है। जैसे कि आइडियलिज्म बिलीव्स स्पिरिचुअल एंड मोरल वैल्यू। आइडियलिज्म में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? स्पिरिचुअल एंड मोरल वैल्यू, जैसे कि गॉड, ओके, भगवान कैसे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसमें और क्या होता है? मोरल वैल्यू ऐड होता है। क्या होता है? मोरल वैल्यू ऐड होता है। आइडियलिज्म बिलीव स्पिरिचुअल्स एंड मोरल वैल्यूज एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट व्हाट? मोरल वैल्यूज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और स्पिरिचुअल बिलीव्स ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म फिलोसफी। ओके, तो उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या क्या होगा? ओके, उस फिलोसफी के बेसिस पे हमारे एजुकेशन में क्या इम्पैक्ट होगा? सबसे पहला, डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर एंड मोरालिटी। ओके, अब अमूमन ये पाएंगे जो भी बच्चा पढ़ाई करता है, हम मान के तो चलते हैं उसका कैरेक्टर, उसके अंदर मोरल्स वैल्यू डेवलप होंगे। ओके, सही है, क्लियर, होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट, टीचर सेंटर एजुकेशन। कहते हैं ना, जो पढ़े लिखे होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ यही मोरल वैल्यू है। अगर कोई बॉस में जा रहा है, ओके, एट दैट टाइम you are sitting in your seat, but some old lady person or a pregnant woman which coming to your boss, okay, then a responsible person, okay, एक पढ़ा लिखा इंसान क्या करता है? अपने जगह से उठ जाता है, प्लीज़ हैव ए सीट मैम और हैव ए सीट सर, उनको बोल के वो खड़ा हो जाता है, क्योंकि आप बच्चे हो, आप खड़े हो सकते हो। लेकिन ये आपको करने के लिए कोई बाध्य नहीं करता। ये आपके अंदर का मोरल वैल्यू, आप खुद ये फील करते हो कि यार मैं तो खड़ा हो सकता हूँ, लेकिन इनको बैठने की ज़रूरी है, ओके, ज़रूरत है। ये मोरल वैल्यू है। हेल्पिंग नेचर मैं कह सकता हूँ। ओके, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर एंड मोरालिटी। एंड नेक्स्ट इज टीचर सेंटर एजुकेशन। टीचर सेंटर एजुकेशन, ओके, आप देखेंगे बहुत सारे टीचर होंगे जो कि बहुत, मैं इस पॉइंट को नहीं कह रहा हूँ, इस पॉइंट को कह रहा हूँ। बहुत सारे टीचर क्या होता है, गाँव में जाते हैं, पढ़ाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, जो बच्चे थोड़े से कमज़ोर हैं उनको बहुत सारी सुविधाएं करवाते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनकी हर किसी तरीके से हेल्प करने की कोशिश करते हैं। ये उनको सरकार ने इस बात का फोर्स नहीं किया है, ये उनके अंदर का मोरल डेवलपमेंट है। ओके, कि वो दूसरों की हेल्प करें, ओके, किसी ज़रूरतमंद को सहायता करें, ये सारी चीज़ें। ओके, दैट्स द मोरल वैल्यू। टीचर सेंटर एजुकेशन, इसमें क्या होता है? टीचर बहुत सारे क्या कहते हैं, आइडियाज़ देते हैं किस तरीके से स्पिरिचुअल होता है, मोरल वैल्यू, बहुत सारी चीज़ें क्या टीचर ही बच्चों को बताते हैं। सो इट इज़ ए
टीचर सेंटर एजुकेशन। टीचर सेंटर मतलब जहाँ पे टीचर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ओके, और बच्चे बैकवर्ड में चले आते हैं, ओके। इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स एंड डिसिप्लिन, ओके, इसमें क्या एथिक्स, होप यू अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज एथिक्स एंड नॉन एथिक। एथिक मतलब जो हमारे अंतरात्मा की आवाज़ होता है, कॉन्सेंस की एक आवाज़ होती है कि यार ये मेरे एथिक्स से बाहर है। फॉर एग्जांपल अगर कोई आप जा रहे हो, ओके, आपका कोई इंपॉर्टेंट काम है, मैं मानता हूँ, ओके, आपको ऑफिस पहुँचना है, नहीं तो बहुत सारे प्रॉब्लम होंगी, लेकिन आप जा रहे हो, रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया आपके सामने ही, तो क्या आप वहाँ पे खड़े नहीं रहोगे? आप वहाँ के उतरोगे, उसको उठाओगे, अगर ज़्यादा कुछ इंजरीज है तो एम्बुलेंस को बुलाओगे और उसको वहाँ पे छोड़ देने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। आप मान के चलिए कि आधा घंटा लेट भी पहुँचते हैं, लेकिन ये आपका एथिक्स था जो कि आपको वहाँ पे रुकने का, उतरने का, रहने का आपको सलाह दिया कि भाई अगर आप यहाँ पे ऑफिस चले जाओगे, अपने रास्ते चले जाओगे, तो फिर इस आदमी की जान चली जा सकती है, ओके। दैट्स द मीनिंग ऑफ एथिक्स। सो आइडियलिज्म में हमको एथिक्स में इंपॉर्टेंस देना है, डिसिप्लिन में ध्यान देना है, कैरेक्टर एंड मोरालिटी। होप यू अंडरस्टैंड दिस, ओके। नेक्स्ट, नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म believes education should be follow nature and child development, और ऑटोमेटिक धीरे धीरे बच्चे सीखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बच्चों को उसका लर्निंग जो वो कर रहा है, वो ऐसे नहीं कि आप बार बार उसको बताओ, उसको रटाओ, नहीं, वो अपने एक्सपीरियंस से धीरे धीरे वो सीखता है। लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, फ्रीडम एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, ओके। वो खुद से जो उसके दिमाग में है, जो वो खुद बनना चाहता है, या फिर जो उसकी इंटरेस्ट है, रुचि है, उसमें वो ध्यान दे, ओके। दिस इज ए चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। हमेशा ध्यान रखना, आइडियलिज्म इज ए टीचर सेंटर एजुकेशन एंड नेचुरलिज्म इज ए चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। इसमें चाइल्ड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इट विल लर्न बाय एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू वो धीरे धीरे चीज़ें सीखता है, ओके। फॉर एग्जांपल अगर मैं लर्न बाय एक्सपीरियंस का मतलब क्या, देखिए, आप साइकिल एक ही दिन में नहीं सीख जाते, धीरे धीरे आपके अंदर वो एक्सपीरियंस आते हैं और आप सीख लेते हो। दैट्स द लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, होप यू अंडरस्टैंड। और एक बार आपका एक्सपीरियंस हो गया तो फिर आप 3 साल साइकिल ना भी चलाओ तो फिर आप फिर से अगर आप शुरू करते हो तो आप चला लेते हो, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है उस चीज़ में, ओके, सही है। जिसका बाइक का एक्सपीरियंस है वो आराम से चला लेता है, लेकिन जिसका नहीं है वो धीरे धीरे सीखता है और एक्सपीरियंस के थ्रू उसमें वो परफेक्ट हो जाता है। दैट्स द थिंग, नेचुरलिज्म। होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट इट डाउन, फिर हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, नंबर 3 इज प्राग्मेटिज्म, ओके। हमारे प्राग्मेटिज्म का हमारे एजुकेशन में क्या क्या इम्प्लीकेशन है, क्या रोल है, देखते हैं। प्राग्मेटिज्म एम्फासिस ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, किसको एम्फासिस करता है? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ध्यान में रखना इस चीज़ को। सो इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है? लर्निंग बाय डूइंग, खुद करके जो आप सीखते हैं, ओके। जो साइकिल वाला मैं एग्जांपल दिया था वो प्राग्मेटिज्म में ज़्यादा सूट होगा, ओके। वो एक्सपीरियंस और इट इज लर्निंग बाय डूइंग, खुद करके जो सीख रहा है। एंड इट इज एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, इट इज एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, जो स्कूल में नहीं करवाते हैं क्या, एक्टिविटी, कुछ एक्टिविटी देते हैं और उसी से बच्चा सीखता है, ओके, धीरे धीरे सीखता है, उसी को ही बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, ओके। एंड सोशल एफिशिएंसी, व्हाट? सोशल एफिशिएंसी, दिस इज दी प्राग्मेटिज्म एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, ध्यान रखिए इस चीज़ को। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, ओके। एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, टीचर सेंटर एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, क्या होगा? नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, प्राग्मेटिज्म, रियलिज्म, ऐसा 4 ऑप्शन दे देता है, ओके। तो हम चारों का डिफरेंट है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा इस सबको अच्छे से। प्राग्मेटिज्म एम्फासिस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्लियर। नेक्स्ट, इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इज लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग एंड सोशल एफिशिएंसी, ओके, क्लियर। नेक्स्ट, रियलिज्म मतलब रियल वर्ल्ड। Realism believes education should be focused on the real world and scientific knowledge, okay। ना ही हम किसी और चीज़ को ध्यान दें, we are focusing on the real world and scientific knowledge। इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या होगा? Importance of science and observation,
ओके, क्योंकि हम साइंटिफिक नॉलेज को ध्यान दे रहे हैं तो इसमें इंपॉर्टेंस क्या होगा, साइंस एंड ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिकल नॉलेज, ओके, एंड ऑब्जेक्टिव टीचिंग मेथड, ऑब्जेक्टिव टीचिंग मेथड, दिस इज द रियलिज्म। देखिए 4 है, आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म, 4 है। ओके, तो हमने सबसे पहला पढ़ा आइडियलिज्म। आइडियलिज्म में क्या, फॉर मोरल वैल्यूज एंड एथिकल्स आइडियाज, ओके, डिसिप्लिन, ये सब होगा आइडियलिज्म में। नेचुरलिज्म बाय लर्निंग बाय थ्रू एक्सपीरियंसेस, ओके, सही है। प्रैग्मेटिज्म बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लर्निंग बाय डूइंग, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो होता है वो प्रैग्मेटिज्म में आएगा, दिस एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग। एंड रियलिज्म में द रियल वर्ल्ड एंड साइंटिफिक नॉलेज को हम ध्यान देते हैं। ओके, इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस एंड ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिकल नॉलेज, ऑब्जेक्टिव टीचिंग मेथड। होप यू अंडरस्टैंड दिस, ये चारों। अब पढ़ते हैं इसका कंक्लूजन। ओके, देखिए, द सोशियो फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम। ये क्या करता है, सोशियो फिलोसॉफिकल बेसिस, इट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम का फाउंडेशन ये तैयार रखता है। सोसाइटी इन्फ्लुएंस द एजुकेशनल नीड्स व्हाइल फिलोसॉफी प्रोवाइड द आइडिया एंड डायरेक्शन। सोसाइटी क्या करता है, इन्फ्लुएंस द एजुकेशनल नीड, क्या क्या ज़रूरत है, क्यों एजुकेशन हमको ज़रूरत है वो दिखाता है, और फिलोसॉफी और वो आइडिया एंड द डायरेक्शन इन विच वी गेट द एजुकेशन। ओके, व्हाइल फिलोसॉफी प्रोवाइड आइडिया एंड डायरेक्शन। ए साउंड एजुकेशन सिस्टम, एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम मस्ट कॉम्बाइन विथ सोशल रिक्वायरमेंट विथ फिलोसॉफिकल वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, विथ सोशल रिक्वायरमेंट एंड विथ फिलोसॉफिकल वैल्यू टू डेवलप responsible, moral, skilled and enlightened citizen। ओके, अच्छे मोरल, स्किलफुल, ओके, एनलाइटेड सिटीजन अगर हमको चाहिए तो उनको क्या, सोशल रिक्वायरमेंट के साथ फिलोसॉफिकल वैल्यू होना चाहिए। दिस इज दी व्हाट फिलोसॉफिकल, सोशियो फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। ओके, आज हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म हो गया। आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप कंक्लूजन जो देना, जो भी कंक्लूजन किसी भी क्वेश्चन का आप लिखें वो सारांश होना चाहिए। ओके, देखिए, जब आपका कॉपी चेक किया जाता है मोस्ट प्रोबेबली आपका कंक्लूजन अच्छे से पढ़ते हैं और इंट्रोडक्शन कैसे आपने दिया है। ओके, सो कंक्लूजन में आपका थोड़ा सा लाइन अगर अच्छा हो तो फिर मार्क मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। इसको लिखो, फिर हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।